Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the lecture number 5 of our chapter Coordination Compounds. और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. बहुत से बच्चों को इस रिस्पेक्टिव थ्योरी में बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है. तो आज का जो आपका लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस करा था अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बहुत ही इजी थ्योरी थी, जहां से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को कराया है. जितना भी कुछ कराया है उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा. आपके एग्जाम में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सवाल ज़रूर आता है. लास्ट में मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस कराऊंगी, बहुत सारे PYQs हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सवालों को भी मैं बहुत सारे कराऊंगी, तो उन्हें करके रखना. ठीक है, द वंडरफुल संकल्प बैच स्टूडेंट्स. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है बेटा क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब देखिए बेटा, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी तक आपने पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैम के साथ, सारे सवालों को किया, सब कुछ सीखा, लिमिटेशंस को पढ़ा. अब क्या होता है, अब क्या होता है बेटा, देखिए सारी मैम की बातों को बहुत ध्यान से सुनना है. जब तुम लीगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग को पढ़ रहे थे, तो तुमने उस बॉन्डिंग को क्या कंसिडर किया था, कोवलेंट बॉन्डिंग कंसिडर किया था, और तुमने पूरी की पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी. ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आती है, एंड ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द VBT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है, यानी कि CFT आपसे कहती है कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो असल में आयोनिक बॉन्डिंग होती है. कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, आयोनिक बॉन्डिंग होती है. अब जब आप आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें एक आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, एक पार्ट आपका नेगेटिव पार्ट होता है. जैसे आप NaCl की बात करते हो तो Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, करेक्ट. अब जब हम अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड की, तो यहाँ पर कौन आपका कैटायन रहेगा, यहाँ पर कौन आपका एनायन रहेगा, ये आपको समझना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पोस्टुलेट्स. Crystal field theory is based on the assumption that the metal ion and the ligand act as a point charges and the interactions between them are purely electrostatic. क्या बेटा, interactions between them are purely electrostatic. इस रिस्पेक्टिव पॉइंट का यही मतलब होता है बेटा, इस रिस्पेक्टिव पॉइंट का यही मतलब होता है कि जब आप मेटल और लीगेंड के बीच में बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये जब आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं बेटा, ये आपस में जब बॉन्डिंग कर रहे हैं तो उस बॉन्डिंग का नाम हम आयोनिक बॉन्डिंग देंगे. उस बॉन्डिंग का नाम हम क्या देंगे बेटा, उस बॉन्डिंग का हम नाम देंगे आयोनिक बॉन्डिंग. तो जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे, आयोनिक बॉन्ड नाम देंगे. अब क्या होता है बेटा, जब आप बात करते हैं कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपको ये समझना है. अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास बात करी जाए इसके पॉजिटिव पार्ट की, यानी कि आयोनिक बॉन्ड में एक आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, वो हमेशा इसमें कौन रहेगा बेटा, वो हमेशा इसमें रहेगा या तो आपका मेटल एटम या फिर बेटा क्या आपका आयन. ये हमेशा रहेगा आपका पॉजिटिव पार्ट, है ना. और आपका नेगेटिव पार्ट क्या रहेगा बेटा, आपका आयोनिक बॉन्ड में नेगेटिव पार्ट क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा आपका हमेशा लीगेंड. वो क्या रहेगा बेटा, हमेशा लीगेंड. तो जब भी तुम बात करते हो किसी आयोनिक बॉन्ड की, देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर कौन सी चीज पॉजिटिव पार्ट का रोल प्ले कर रही है, मेटल एटम या आयन विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस विल प्ले द रोल ऑफ द नेगेटिव पार्ट. यानी कि हम इसे ऐसे M पॉजिटिव L नेगेटिव करके अपने दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है उसे बिठा सकते हैं. इस तरीके से हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा सकते हैं. अब बात ये आती है बेटा, अब बात ये आती है
कि जब आप बॉन्डिंग करने के लिए जा रहे हैं, जब आप बॉन्डिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपके पास आपका मेटल एटम या फिर आयन है ना, है ना, इसको आपने पूरा पॉजिटिव पार्ट बोल दिया और इसकी आप बॉन्डिंग करा रहे हैं किसके साथ, लीगेंड के साथ। अब ऐसा हो सकता है बेटा कि लीगेंड या तो खुद ही नेगेटिवली चार्ज हो, है ना, या तो बेटा खुद ही नेगेटिवली चार्ज लीगेंड हो, तभी वो कैसे काम कर पाएगा, एज द नेगेटिव पार्ट या फिर नेगेटिव पोल। या फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लीगेंड है वो क्या हो बेटा, आपका जो लीगेंड है बेटा वो क्या हो, न्यूट्रल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेगेटिवली चार्ज लीगेंड हो सकते हैं बेटा, OH नेगेटिव हो सकता है, F नेगेटिव हो सकता है, N3 माइनस हो सकता है, एटसेट्रा। कोई भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज लीगेंड हो सकते हैं। न्यूट्रल लीगेंड होगा बेटा तो मान लो जैसे आपके पास हो सकता है वाटर, आपके साथ हो सकता है बेटा अमोनिया। अब नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है तो उसको नेगेटिव पोल बोलना बहुत आसान है, बट अगर आपका कोई ऐसा लीगेंड है जो न्यूट्रल है तो उसमें नेगेटिव पोल हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए बेटा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास इवन न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर भी एक नेगेटिव पार्ट होता है बेटा और एक पॉजिटिव पार्ट होता है, तो इस पार्ट के थ्रू आप बॉन्डिंग कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रहे पॉजिटिव पोल हमेशा आपका कौन सा होगा, मेटल होगा बेटा, मेटल हमेशा आयोनिक बॉन्ड का यहाँ पर पॉजिटिव पोल होगा और लीगेंड बेटा हमेशा यहाँ पर नेगेटिव पोल होगा। अब लीगेंड नेगेटिव पोल है तो लीगेंड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, लीगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। अगर लीगेंड आपका नेगेटिवली चार्ज है तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि वो नेगेटिव पोल की तरह एक्ट करेगा, और अगर लीगेंड आपका न्यूट्रल है तो उसमें जो डेल नेगेटिव पार्ट होगा वो एज नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव पोल का रोल प्ले करेगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड जब हम बनाते हैं, जब हम बेटा कोई भी आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, है ना, हम बेटा जब भी अपना आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक A पॉजिटिव को रखते हैं बेटा, एक B नेगेटिव को रखते हैं, तो ये A पॉजिटिव का रोल ये प्ले करेगा और इसका रोल ये प्ले करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला ये है आपका बेसिक। तो लिखा हुआ है बेटा, इन नेगेटिवली लीगेंड एनायन सच एज Cl negative, Br negative, cyanide negative, the interactions with metal ion are ion-ion interactions. are कौन सी interactions बेटा, आयन-आयन इंटरैक्शन। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि ये इंटरैक्शंस कौन सी है, आयन-आयन की है। जैसे बेटा मान लो यहाँ से मैं आपके पास भेजूं एक मेटल आयन, यहाँ से मैं भेजूं बेटा आपके पास नेगेटिवली चार्ज लीगेंड, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा मेटल के साथ वो क्या बनेगा, M पॉजिटिव I नेगेटिव। तो ये कौन कौन सी इंटरैक्शन हो गई, इस इंटरैक्शन का क्या नाम होगा बेटा, आयन आयन इंटरैक्शन, है ना बेटा, आयन आयन इंटरैक्शन। यहाँ पर अगर आपके पास मेटल आयन है और आपके पास सिंपल कोई मॉलिक्यूल है L लीगेंड, तो इसे आप बोलोगे बेटा आयन डायपोल इंटरैक्शन। इसे आप क्या बोलोगे बेटा, आयन डायपोल इंटरैक्शन। आयन कौन सा, मेटल, और डायपोल किसके अंदर है, लीगेंड के अंदर। लीगेंड कौन सा है, वाटर है। तो इस तरीके से बेटा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाना है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगी ये चीज हर बच्चे को। लिखेंगे इतना, लिखेंगे बेटा इतना सभी बच्चे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बेटा नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ऐसे बेटा ये आपसे अगली चीज क्या बोल रहा है, आयन डायपोल इंटरैक्शन, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूं। ये था बेटा सबसे पहला पार्ट। अब क्या होता है, अगली चीज आती है बेटा आपके पास, इन फ्री मेटल आयन ऑल द 5d ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी। देखो बेटा हमारे पास, मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ाया है,
हमने पढ़ा है बेटा कि जब हमारे पास d ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनके सारे के सारे पांचों के पांचों जो उनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है। बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से पता है। क्या मतलब है यार इस बात का? इस बात का मतलब है अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने ऐसे d ऑर्बिटल्स बना दूं, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, ये तुम्हारे पास 5 d ऑर्बिटल हैं दी के। तो इन सब की एनर्जी क्या है? इन सब की एनर्जी क्या है बेटा? इन सब की एनर्जी क्या है बेटा? सेम। इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? इसलिए इनको कहा जाएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाएगा बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट शब्द का यही मतलब होता है कि हमारी एनर्जी क्या हो? बराबर हो। डीजेनरेट एनर्जी बराबर, ध्यान रहे, ठीक है। These orbitals having the same energies are called degenerate orbitals. This means that an electron can occupy any of these 5d orbitals with the equal ease. यानी कि आप इनमें से किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, सब की एनर्जी बिल्कुल बराबर है। अगर मेटल अकेला बैठा है तो, अगर मेटल फ्री है तो, अभी तक उसने कोई बॉन्डिंग लीगेंड के साथ नहीं करी है, अभी सिर्फ अकेले मेटल की बात हो रही है, लिखा है यहाँ पे। इस शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग है, इस शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग है फ्री मेटल आयन, यानी कि अकेला, यानी कि अलोन मेटल। अभी तक लीगेंड की बात नहीं कर रहा है वो कह रहा है कि हमारे पास जो मेटल होता है उसमें जो d ऑर्बिटल होते हैं वो सबकी एनर्जी बराबर है। फ्री मेटल आयन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? dxy होता है ना, dyz होता है, dxz होता है, सब कुछ बताया है लेक्चर नंबर 1 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। dxz होता है बेटा, dz स्क्वायर होता है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होते हैं। ये 5 d ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट है। डीजेनरेट, सबकी एनर्जी बिल्कुल बराबर। ऑन द अप्रोच ऑफ द लीगेंड, तुम्हारे लीगेंड ने अब अप्रोच करना शुरू कर दिया है, लीगेंड ने मेटल की तरफ चलना शुरू कर दिया है। अभी तक लीगेंड मेटल के पास आ नहीं रहा था पहले ऑप्शन में, अब लीगेंड ने मेटल के पास चलना शुरू कर दिया है। ऑन द अप्रोच ऑफ द लीगेंड टुवर्ड्स द मेटल, तो क्या होता है? द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बाय द लोन पेयर्स ऑफ द लीगेंड्स, द रिपल्शन विल रेज द एनर्जी ऑफ द d ऑर्बिटल्स। अब ये क्या हो रहा है? देखो सिचुएशन क्या है, ये तुम्हारे पास एक मेटल है ना, ये तुम्हारे पास एक मेटल है, अभी तक क्या था? अकेला बैठा था। फिर सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ? इस मेटल के पास आने लग गया कौन? लीगेंड, ऐसे उसकी तरफ चल के आने लगा। तो जब ये चल के आता है ना, तो आपको तो पता है कि लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है। लीगेंड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी कि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। और जो हमारा मेटल है, कोई भी मेटल ले लो, तुम मैंगनीज ले लो, क्रोमियम ले लो, भाई तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। तो क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत सारे अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, भर भर के मेटल के अंदर के ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत भरे पड़े हैं। तो होता क्या है? लीगेंड पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के अंदर जो तुम्हारी फील्ड ऑर्बिटल्स की, बहुत सारे ऑर्बिटल्स फील्ड है ना, फील्ड ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उससे इन दोनों के बीच में टकरार सी होने लग जाती है। उस टकरार को हम रिपल्जन कहते हैं। मेटल के पास लीगेंड चल के आता है, लीगेंड बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आ रहा है ना। अब मेटल क्या है? 1s2 2s2 2p6, ऐसे अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स भरे हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही चल के आ रहे हैं, लीगेंड के सर पे रखे हुए हैं, और मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो अंदर उनके बीच में थोड़ी सी रिपल्जन क्रिएट होने लग जाती है। क्या क्रिएट होने लग जाती है बेटा? थोड़ी सी रिपल्जन, ठीक है। उसकी ये
बात कर रहा है। अब इस रिपल्जन की वजह से ना, इस रिपल्जन की वजह से रिजल्ट क्या आता है, इस रिपल्जन का रिजल्ट क्या आता है, हम लिखेंगे एज अ रिजल्ट। इस रिपल्जन की वजह से होता क्या है, एज अ रिजल्ट आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, आपके जो ऑर्बिटल्स हैं डी वाले, दे सी इंक्रीज इन एनर्जी, दे सी बेटा इंक्रीज इन एनर्जी। जैसे ही लीगेंड मेटल के पास अप्रोच करने के लिए आ जाता है, द रिपल्जन इंक्रीजेस द एनर्जी, द रिपल्जन रेज द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, है ना बेटा, रेज द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। अब एक बात हमेशा ध्यान रहे, मैं यहाँ साइड में हट गई हूँ इतना लिखना है बेटा, मैं साइड में हट गई हूँ इतना लिखना है। हमेशा बेटा एक बात ध्यान रहे कि जब मेटल के पास, इधर नहीं लिखते हैं इसको, इधर लिखते हैं, जब बेटा मेटल के पास लीगेंड अप्रोच करने के लिए आता है, जब बेटा मेटल के पास लीगेंड अप्रोच करने के लिए आता है, हमेशा ध्यान रहे कि देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हमेशा बेटा दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं। एक होती है बेटा कौन सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आपके पास क्या होती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और एक बेटा आपके पास क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन। एक बेटा होती है आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक बेटा हमेशा आपके पास क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन। अभी तुमको मैंने सिखाया कि फोर्स ऑफ रिपल्जन कहां पे प्रेजेंट होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन प्रेजेंट होती है बेटा बिटवीन, ध्यान रहे ये बात, बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन लीगेंड, बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन लीगेंड and filled electron density, filled electron density of the metal ion, of the metal ion। ये अभी आपको मैंने समझाया। फोर्स ऑफ रिपल्जन तो आप समझ गए कि लीगेंड और मेटल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, जाहिर सी बात है बेटा कि आपके पास एक M पॉजिटिव प्रेजेंट है और उसके पास आ रहा है एक लीगेंड, उसके पास बेटा कौन आ रहा है, एक लीगेंड जिसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है क्या, जिसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लीगेंड तो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो ये तो अट्रैक्शन करेंगे ना। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लीगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। जैसे कि मेटल ऐसे खड़ा है, लीगेंड उसके पास आता है, मेटल को बड़ी खुशी हो रही है कि लीगेंड आ रहा है, लेकिन जो मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो घर में बैठे हुए लोग हैं ना, उनको वो पसंद नहीं है। तो इनका और इनका आपस में फोर्स ऑफ रिपल्जन है, पर तुम्हारा और लीगेंड का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो साथ में, एक साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रही है और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी काम कर रही है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना है। तो बेटा अट्रैक्शन कहां कहां पे होगी, अट्रैक्शन होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिटवीन बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल एंड इलेक्ट्रॉन रिच लीगेंड, एंड इलेक्ट्रॉन रिच लीगेंड। तो एक साथ जब लीगेंड मेटल के पास अप्रोच करने के लिए जाता है तो दो टाइप की फोर्सेस रहती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन। दिमाग में कंसेप्ट जैसे मैं बिठा रही हूं बिल्कुल वैसे बैठे, तभी मजा आएगा, तभी मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, ओके मैम, है ना। तो अभी जो तुमने पोस्टुलेट पढ़ा था वो तुमने ये फोर्स ऑफ रिपल्जन के बारे में पढ़ा था, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं लिखा है, वो मैंने समझा दिया, वो शायद पॉइंट मिट गया होगा। ठीक है, ध्यान रहे बेटा। अच्छा ये लिख लो बेटा, मैं साइड में हट गई हूँ, लिख लेना। अब क्या है
all the ligands approaching the central metal ion are at equal distance from each of the d orbitals, the energy of the each d orbital will increase by the same amount due to spherically symmetrical field of ligand. ई का बोल दिए. अब ध्यान से सुनो. पहले क्या सिचुएशन थी? अलोन था तुम्हारे पास, क्या अकेला बैठा था मेटल, जिसको तुम क्या बोल रहे थे, जिस सिचुएशन को तुम क्या बोल रहे थे? फ्री मेटल आयन, है ना? अभी पीछे बताया था. फिर तुमने क्या देखा कि मेटल आयन के पास कौन अप्रोच करने आया? लीगेंड अप्रोच करने आया, है ना? तो उसकी वजह से तुम्हारे पास एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, एक तुम्हारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन थी. अब इसकी वजह से होता क्या है? क्या हो जाता है ये फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से? ध्यान से सुनना है. ये है बीच में ऐसे मेटल, है ना? तो तुम्हारे पास ये CFT ना, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना, अभी तुम्हें किसके लिए पढ़ाई जा रही है? ये तुम्हें किसके लिए पढ़ाई जा रही है? तुम्हें पढ़ाई जा रही है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्पेसिफिकली. अभी मैं सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. मैं और किसी की बात अभी नहीं कर रही हूं, ध्यान रहे. तो जब लीगेंड आएंगे तो ऑक्टाहेड्रल है तो 6 लीगेंड होंगे ना, ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं. तो कितने लीगेंड बेटा? 1 2 3 4 5 6. ऐसे समझ लो कि ये मेटल है खड़ा हुआ ऐसे, और अभी 6 लीगेंड इसके पास आने वाले हैं. अभी सब सिर्फ अपने घर से निकले हैं, इसके पास नहीं पहुंचे हैं, अभी सब अपने अपने घर से निकले हैं. तो ये जो कंडीशन है कि सब अपने अपने घर से अभी निकल रहे हैं, इसे बोला जाता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द लीगेंड. सिमेट्रिकल फील्ड या फिर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द लीगेंड. इस सिचुएशन को बेटा, इस सिचुएशन को जब लीगेंड बस अभी अप्रोच करना मेटल को स्टार्ट करें हैं, बस बेटा अभी अप्रोच करना मेटल को स्टार्ट करें हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है बेटा, इस कंडीशन को बोला जाता है स्फेरिकली, मतलब सब बराबर डिस्टेंस पे आ रहे हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द ligands. Spherically symmetrical field of the ligands. ध्यान रहे बेटा, ठीक है? ठीक है बेटा, ध्यान रहे. तो पहली जो कंडीशन थी ना बेटा, अब ये आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है कि जो आपकी पहली कंडीशन थी ना, उसको हम यहां लिखते हैं, जो दूसरी कंडीशन है ना बेटा, उसको हम यहां लिखते हैं. यानी कि कुछ ऐसा. ध्यान से देखना है, सबका ध्यान बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे हो बेटा, सबका ध्यान बिल्कुल अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे हो, सब मैम के बिल्कुल साथ साथ बनाएंगे. देखो अब हो क्या रहा है बेटा, अब हो क्या रहा है, आपकी इस तरीके से एनर्जी जा रही है. तो पहली कंडीशन में आप लिखेंगे अलोन मेटल अकेला घर में बैठा है, अभी लीगेंड आ नहीं रहा है, घर से निकला भी नहीं है वो, उसने अभी सुबह उठ के ये सोचा भी नहीं है कि वो मेटल के पास जाएगा. अभी वो रजाई में तुम्हारी तरह घुस के बैठा है ना, जैसे तुम घुस के बैठे रहते हो ना, बिल्कुल वैसे बैठा है वो. ठीक है, अलोन मेटल, यानी कि हम लिखेंगे बेटा फ्री मेटल आयन. ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे? फ्री मेटल. अभी घुस के बैठे रहते हो ना रजाई में, ठंडी हो रही है तो मन ही नहीं करता होगा उठने का, वही है ये. ठीक है, फ्री मेटल आयन. ठीक है, अब क्या है बेटा, जैसे ही अब मन बन गया है लीगेंड का, घर से निकल गया है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द लीगेंड हो गई है. तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा लीगेंड starts approaching. Ligands start approaching metal, जिसे हम बोलेंगे एक नाम देंगे, जिसे हम स्फेरिकली सिमेट्रिकल
स्फेरिकली सिमेट्रिकल field of ligand is present. Spherically symmetrical field of ligand is present. तो सभी के सभी d ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहले भी बराबर थी, अब भी बराबर है, बट सभी की एनर्जी एकदम इक्वल मात्रा में बढ़ गई है. सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल इक्वल तरीके से भर गई है. पहले भी बेटा वो डीजेनरेट थे, अब भी डीजेनरेट है. भाई पहले भी वो क्या थे, वो पहले भी डीजेनरेट थे, है ना, और वो अब भी क्या है, डीजेनरेट हैं. पहले भी क्या थे, डीजेनरेट थे, और वो अब भी क्या है, डीजेनरेट है. लेकिन पहले भी वो सब साथ थे, अब भी वो सब साथ है. पहले नीचे वाले कमरे में बैठे थे, अब ऊपर वाले कमरे में बैठ गए हैं. बस ऐसा क्यों हुआ, सभी की एनर्जी क्यों बढ़ी, क्योंकि लिगेंड और मेटल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन है. जहां पर भी रिपल्जन होती है वहां हमेशा एनर्जी बढ़ती है. जब रिपल्जन होती है, दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो हमेशा एक दूसरे के साथ गुस्से में रहते हैं. गुस्सा ज्यादा, एनर्जी ज्यादा. ऐसे याद रखा करो, ठीक है. ओके बेटा, यस मैम. अब क्या होता है बेटा, कहता है these orbital will still remain degenerate but they will have the higher energy than that of the free ion. ये मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट पीछे वाले पेज पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब अगली चीज क्या बोलता है बेटा, d orbitals have different orientations and therefore these orbital will experience different interaction from the ligand. अब ये कह रहा है बेटा कि जब आपके ligand अब घर से निकल गए हैं, अब वो मेटल के पास पहुंच रहे हैं, 6 लिगेंड आ रहे हैं मेटल के पास. अब क्या होता है ना, मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 5 डी डब्बे हैं. उन सब की ओरिएंटेशन स्पेस में 3D स्पेस में अलग अलग है. dxy अलग तरीके का होता है, dyz अलग तरीके का होता है, dxz अलग तरीके का होता है. सब अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना, सब अलग अलग तरीके के होते हैं. तो उन सब का इंटरैक्शन लिगेंड के साथ बिल्कुल अलग तरीके से होता है ना, बिल्कुल अलग तरीके से होता है. ध्यान रहे. अब the orbitals lying in the direction of the ligands will experience a greater repulsion and their energies will be raised relative to their position in the symmetrical field. अब इस बात का मतलब आपको मैम लिख के समझाएंगी. अब सिचुएशन क्या होती है ना बेटा, देखो जब तुम्हारे पास मेटल आयन है, जब बेटा तुम्हारे पास मेटल आयन है और अब उसके पास लिगेंड आ गया है ना, बिल्कुल पहुंच रहा है ना, तो होता क्या है बेटा, तो होता क्या है, ये जो मेटल आयन होता है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके डी ऑर्बिटल्स, है ना. आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपके पास प्रेजेंट होते हैं 5 डी ऑर्बिटल्स, है ना, 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा, dxy होता है, dyz होता है, dxz होता है, dz स्क्वायर होता है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है. और इन सब की ऑल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन. इन सब की बेटा ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग होती है ना, इन सब की ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग होती है. तो इनकी लिगेंड के साथ इंटरैक्शन भी बहुत अलग तरीके से होती है. ठीक है बेटा, जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं अलग कैसे है, ये सब लोग कैसे अलग हैं आपको पता है बेटा. मैंने आपको ये सब सिखाया हुआ है, मैंने आपको बेटा ये सब सिखाया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से आता है ना. आपको याद है ना बेटा, याद है ना बेटा, आपको फर्स्ट क्लास ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सिखाया था ना आपको मैंने ये. भूल जाते हो तुम, सब भूल जाते हो. चलो कोई बात नहीं. देखो बेटा कुछ ऐसा मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर्स बनाए थे बेटा, कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स बनाए थे, याद आ गया. ये सब बेटा मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए थे आपके लिए, है ना. और इन सब का अपना एक नाम भी होता है. अगर मैं इसको x और y एक्सिस बोल दूं तो इसको मैं बोलूंगी बेटा dxy, इसको मैं बेटा y
जेड एक्सिस बोल दूं तो मैं इसको बोलूंगी बेटा क्या, डी वाई जेड, और इसको मैं बोल दूं बेटा, अगर आपके पास एक्स और जेड एक्सिस, तो इसको मैं बोल दूंगी बेटा डी एक्स जेड। अगर आपके एक्सिस पर होता है आपका डी ऑर्बिटल तो उसे हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, और ये कौन सा होता है बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इन तीनों के लिए ध्यान से देखो, हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इन बेटा between the internuclear axis, in between the बेटा internuclear axis। और इनके लिए क्या बोलेंगे हम, इनके लिए हम बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is present on the axis। साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं डीएफ में भी समझा चुकी हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में है, उन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। भाई बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, पांचों की ओरिएंटेशन बहुत अलग तरीके की है ना, कोई एक्स वाई एक्सिस के बीच में है, तो कोई एक्स जेड एक्सिस के बीच में है, तो कोई वाई जेड एक्सिस के बीच में है, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में रख रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर रख रहा है। सबकी ओरिएंटेशन बेटा अलग अलग है, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में से बिल्कुल भी ना निकले, ध्यान से देखो, ये आपसे ये कहना चाह रहा है, ये आपसे बेटा ये कहना चाह रहा है, देखो ऐसा कुछ है आपके पास, सबका नाम यहाँ पे लिखा है, सबका नाम बेटा यहाँ पे लिखा है, इसका नाम क्या है, डी एक्स वाई है, इसका नाम क्या है बेटा, डी एक्स जेड है, इसका नाम क्या है बेटा, डी जेड स्क्वायर है, इसका नाम क्या है बेटा आपका, डी एक्स, ये बेटा डी वाई जेड है, ये क्या है आपका डी वाई जेड, ये क्या है डी एक्स जेड, और ये क्या है बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, है ना। ये देखो एक्सिस ऐसे इनके बीच में से बाहर निकल के जा रही है ना बेटा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ना, इसके बीच में से निकल के जा रही है। तो ध्यान रहे ये चीज, तो ध्यान रहे ये चीज, ये ध्यान रहे सबको, बहुत ही अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, ठीक है, हमने मान लिया कि भाई द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स will experience greater repulsion and the other will experience less repulsion। चलो इसने ये पॉइंट यहीं कवर कर दिया है, तो हम भी यहीं कवर कर देते हैं। देखो बेटा अब क्या है कि जब लीगेंड मेटल के पास आता है, जब बेटा लीगेंड मेटल के पास आता है, तो उसका जो पाथ होता है बेटा, उसका जो पाथ होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। उसका जो पाथ होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो इससे आपको ये ध्यान में रखना है, कुछ तो आपके पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं बेटा जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन एक्सिस है ना, बिटवीन एक्सिस है। और कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स हैं बेटा, कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है ना। हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है, ऐसा लिख देते हैं। अब तुम खुद बताओ, जब लिगेंड मेटल के पास आ रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन हो रही है। अब लिगेंड जो आ रहा है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर चल के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में से आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, एक्सिस के ऊपर चल के आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है वो इधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है वो, ये लो ऐसे चल के आ रहा है वो,
ऐसे आ रहा है बेटा चल के, है ना। और इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, उससे थोड़ा दूर है। ये जो मेटल के अंदर, ये ऑर्बिटल्स मेटल के हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी है वो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं कि मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यार वो तो एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट है, इसका मतलब है बेटा अगर लिगेंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की तरफ से आता है तो अगर ऐसा कोई हमें ऑर्बिटल मिल जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही प्रेजेंट हो तो बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में रिपल्जन होता है, बहुत ही ज़्यादा दोनों के बीच में रिपल्जन होता है ना। ये बात ध्यान रहे, है ना। मैंने आपको बोला था ना मेटल और लीगेंड के बीच में अट्रैक्शन है, लीगेंड जो आ रहा है उसके अंदर के लोगों के साथ क्या है, रिपल्जन है, अंदर के लोगों के साथ उसके साथ क्या है, रिपल्जन है। अब किसी से बहुत ज़्यादा रिपल्जन है तो किसी से बहुत कम रिपल्जन है ना। ज़्यादा रिपल्जन किन के साथ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट है। इसके ऊपर भी बेटा क्या है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके ऊपर भी बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रिपेल करेंगे, यहाँ पर कंपेरेटिवली ऐसा कम है क्योंकि इस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है ना, रास्ते पर प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है बेटा कि ये जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाले जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं और ये वाले जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर बेटा रिपेल्ड लेस, और यहां हम लिखेंगे बेटा दे आर रिपेल्ड मोर। दे आर बेटा रिपेल्ड लेस, दे आर रिपेल्ड मोर। इस वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो घट जाती है बेटा, जिस वजह से इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। देखो बेटा आपके पास जो भी आपके ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है वो ज़्यादा रिपल्जन फेस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है तो वो लेस रिपल्जन फेस करेंगे, है ना। ये फेस करेंगे बेटा, ये फेस करेंगे आपके, ये सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आपके फेस करेंगे बेटा मोर रिपल्जन, है ना। ये लोग फेस करेंगे बेटा मोर रिपल्जन और ये लोग फेस करेंगे बेटा, ये लोग फेस करेंगे आपकी लेस रिपल्जन। ध्यान रहे, मोर रिपल्जन एंड दे विल फेस लेस रिपल्जन। ये बात समझ में आती है। अगर रिपल्जन कम है तो एनर्जी कम है, रिपल्जन ज्यादा एनर्जी ज्यादा, रिपल्जन ज्यादा एनर्जी ज्यादा। तो उससे होता क्या है बेटा, उससे होता क्या है, देखो उससे ये होता है कि आपके आपके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। आपके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा वो आपके फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, वो आपके फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। देखो इस तरीके से, ये आपके पास है आपके 5d ऑर्बिटल्स, है ना, और ये अब फर्दर स्प्लिट हो गए हैं इस तरीके से। और ये है बेटा बीच की लाइन। ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास थी आपकी स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द लीगेंड, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द लीगेंड, है ना। और यहां पर अब आपके पास क्या है कि मेटल एंड लीगेंड आर एट मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि लीगेंड बेटा अब मेटल के पास अप्रोच कर चुका है। तो जो ऐसे डी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है वो ज्यादा रिपल्जन फेस करेंगे, यानी कि कौन कौन, dz², dx² माइनस y² और कौन कम रिपल्जन फेस करेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, बीच में प्रेजेंट है, तो वो लेस रिपल्जन फेस करेंगे, dxy, dyz, dxz।
तो इस तरीके से बेटा आपकी होती है फर्दर स्प्लिटिंग। अब मैं बेटा ये बोलूंगी कि इस कंडीशन में आपकी जो डीजेनरेसी होती है ना भाईचारा, डीजेनरेसी जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, डिस्ट्रॉय। आपकी जो डीजेनरेसी होती है बेटा वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। डीजेनरेसी का मतलब क्या है, सब ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी होगी, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहता। डीजेनरेसी क्या हो जाती है बेटा, डिस्ट्रॉय। लिखेंगे इतना। फिर कहते हैं बेटा द ऑर्बिटल्स लाइंग अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स विल हैव लेसर इंटरैक्शंस, है ना। क्या बोल रहा है बेटा ये आपको यहाँ पर, द ऑर्बिटल्स लाइंग अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स, कौन कौन से हैं वो आपके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड will have lesser interaction with the negative charge of donor atoms ligands and therefore their energy will be lower, they would be in a spherical field। यही कह रहे हैं बेटा कि अगर आपके पास ऐसे ligands आएंगे जो बहुत ज़्यादा रिपल्शन नहीं फेस करेंगे मेटल के साथ, है ना, तो मेटल के वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी आपको कम दिखाई देगी वो होंगे जिसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं होगी, है ना। लाइंग अवे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे है, उसके रास्ते से दूर है ना, ध्यान रहे। Therefore, due to the electrical field of the ligands, the energies of the 5d orbitals will split up, है ना। energies अब क्या हो जाएगी बेटा, split हो जाएगी। पहले आपके पास क्या था, पहले आपके पास 5d orbitals थे, अब उनकी energies बेटा split हो जाएगी, इस तरीके से split हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे इस पाथ को, ऐसे लिखते हैं बेटा, इस इतने पार्ट को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, और ये स्प्लिटिंग होने से बेटा, ये स्प्लिटिंग होने से यहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा CFSE, यानी कि हम बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बेटा क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम CFSE कहते हैं, उसको ट्रायंगल और फिर नॉट शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ट्रायंगल का मतलब आपकी एनर्जी, CFSE किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, यानी कि हमने नीचे O लिखा है, ठीक है बेटा, लिखेंगे इतना। This conversion of the 5 degenerate d orbitals of the metal ion into different sets of orbitals having different energies in the presence of the electrical field of the ligand is called crystal field splitting, is called बेटा crystal field splitting। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है what is the definition of the crystal field splitting, तो आपको वो आनी चाहिए, वो बेटा आपको आनी चाहिए। ओके, ये सभी बच्चों को ध्यान रहे, लिखेंगे बेटा इतना, लिखेंगे बेटा इतना। नाउ द नेक्स्ट थिंग, in case of octahedral complexes, the 5d orbitals split up into two sets, one set consisting of two orbitals d y dx square minus y square, यहाँ पर बेटा आएगा dx square minus y square and dz square of higher energy, and another set consisting of three orbitals, these of the lower energy. The difference between the two sets of energy is called crystal field splitting energy and is represented as del naught. The subscript O stands for the octahedral complexes. ये बेटा क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि जब आप स्प्लिटिंग करते हो, इस तरीके से आप स्प्लिटिंग करते हो, आपके जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग करते हो बेटा, आप जब उनकी स्प्लिटिंग करते हो तो इस ऑर्बिटल का नाम होता है dz स्क्वायर, इसका नाम होता है बेटा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज dxy, दिस इज dyz, दिस इज dxz। ये इसने आपको बताया है इन द रिस्पेक्टिव पॉइंट।
चलें बेटा आगे। अगली चीज आपसे कहता है, अब आपको बताएगा ये बैरी सेंटर के बारे में। अब किसके बारे में बताएगा बेटा? अब आपको बताएगा ये बैरी सेंटर के बारे में, है ना। अब मैं आपके सामने कंप्लीट डायग्राम बना रही हूं, है ना। अब मैं आपके सामने बेटा कंप्लीट डायग्राम बना रही हूं जो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। यह है आपका अलोन मेटल, फ्री मेटल आयन। यह है बेटा आपकी स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द लिगेंड। यह है बेटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ द लिगेंड, है ना, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ द लिगेंड। इसको बोलेंगे बेटा फ्री मेटल आयन। इसको बोलेंगे बेटा स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द लिगेंड्स बेटा। और इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स, यानी कि वो पॉइंट जब लिगेंड और मेटल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, सबसे कम डिस्टेंस होगा, है ना। अब यहां पर बेटा ये जो आपका पॉइंट होता है, ये जो आपकी लाइन होती है जो बीच में से जाती है, इस लाइन को बोला जाता है बेटा, इस लाइन को बोला जाता है बैरी सेंटर। जिसके जो पेज पीछे था उसमें आपको इसी चीज के बारे में समझा रखा है। बैरी सेंटर बेटा वो होता है, क्या होता है? बैरी सेंटर। क्या होता है बेटा? बैरी सेंटर। और फिर यहां से लेके बेटा यहां तक एक डिस्टेंस होता है, यहां से लेके यहां तक एक डिस्टेंस होता है। ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं -2/5 डेल नॉट। इसे बेटा हम कहते हैं +3/5 डेल नॉट। यानी कि आप इसे 0.6 डेल नॉट विद द पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं। यहाँ पर बेटा आप -0.4 डेल नॉट लिख सकते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है कितने रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एनर्जी से ये ऊपर जाता है, कितना रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एनर्जी से ये नीचे आता है। वो तो रिपेल हो गया, बहुत ज़्यादा रिपेल हो गया, है ना, तो वो ऊपर चला गया। ये क्या चला गया बेटा? कम रिपेल हुआ तो ये नीचे चला गया। तो एनर्जीज के टर्म्स में हम इसे बताते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहे। बैरी सेंटर। अब बेटा कौन कौन से ऑर्बिटल? ये कौन सा है? dz² है। ये कौन सा है बेटा? dx² - y² है। दिस इज dxy, दिस इज बेटा dyz, दिस इज dxz। अब एक चीज और सीख लो, इनके अपने नाम भी हैं। इसको बोला जाता है बेटा Eg और इसको बोला जाता है बेटा T2g। T2g वो है जिसके अंदर ये तीनों, मतलब इन तीनों की इस रिस्पेक्टिव एनर्जी स्टेट को T2g कहा जाता है। इन दोनों की रिस्पेक्टिव एनर्जी स्टेट को Eg कहा जाता है ना। ये दोनों Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं। यहाँ पर जो G वर्ड आपके सामने लिखा है या जो आपके सामने T2ge लिखा है, ये टर्म सिंबल से निकाला जाता है। दैट इज नॉट योर एरिया ऑफ कंसर्न। बस आपको पता होना चाहिए कि इसे T2g कहते हैं, इसको Eg कहते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। जी शब्द का मतलब जानना है तो बस जान सकते हो कि दैट इज जिरेट। जिरेट मतलब आप समझ सकते हो सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो होती है, जैसे आप ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं तो आप उसको किसी भी तरफ से देखो वो आपको सेम दिखाई देती है, वो एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है। तो इसलिए इस टर्म के साथ हम जी लिख रहे हैं, जिरेट लिख रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए हम जी लिखते हैं बेटा, ठीक है, लिखेंगे इतना। और बेटा ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, ये बेटा जो आपके पास पूरी की पूरी जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो डेल नॉट, यानी कि CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ध्यान रहे। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस पूरे के पूरे डायग्राम तक पहुंचने के लिए मैंने आपको एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया है। यहाँ तक आपको पहुंचने के लिए उन सब चीज़ों को समझना होता है। एक बार समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि कोई ऊपर क्यों किया, कोई नीचे क्यों गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब क्या होता है बेटा, अब आपको कुछ चीजें मैम समझाएंगी, अब ध्यान देना है। अब देखो बेटा, अब आपके पास क्या होता है। अब बेटा जब आपका लीगेंड मेटल के पास अप्रोच करने के लिए आता है ना, तो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, आपके लीगेंड और मेटल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग करते हैं, है ना। एक फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होती है जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है। ये सारा का सारा रायता इस वजह से फैला होता है। अब हमें फोकस करना है किस चीज़ पर, कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके से होगी, है ना। अगर लीगेंड और मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत स्टेबल बनता है ना, यानी कि लीगेंड मेटल के पास अप्रोच बहुत इजीली कर पाता है, तो उस केस में आपका कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रांग बनता है, बहुत अच्छा बनता है। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रांग, अच्छा बन रहा है, तो उस केस में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है ना। उस केस में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन के एनर्जी उस केस में बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि उस केस में आपकी स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बेटा, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, ध्यान से सुनना है, कि जब लीगेंड और मेटल के बीच में हम बॉन्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, हम क्या बनाने के लिए जा रहे हैं बेटा, बॉन्ड, है ना। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, यानी कि लीगेंड और मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा समझ लेना बेटा, ऐसा अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना कि उस केस में ना बेटा, जो आपकी ये स्प्लिटिंग होती है, उस केस में बेटा आपकी जो ये स्प्लिटिंग होती है, आपकी बेटा जो ये स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपकी ये जो डेल नॉट की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा होती है। इस बात का मतलब क्या है कि आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है किसी कॉम्प्लेक्स के स्टेबल बनने पे, वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, यानी कि तुम्हारी स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा अभी अपने दिमाग में कंसेप्ट को बिठाना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली लेस स्टेबल बने, है ना, जब लीगेंड और मेटल दोनों अप्रोच करने आए तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी रीजन की वजह से कम हो जाए, तो उस केस में बेटा ये जो स्प्लिटिंग होती है, उस केस में बेटा ये जो स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। उस केस में बेटा ये स्प्लिटिंग जो होती है वो कम होती है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम रिलीज होती है। कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो बहुत एनर्जी रिलीज होगी, गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं बने किसी भी रीज़न की वजह से, वो आगे अभी हम देखेंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज बेटा होती ही नहीं है, तो स्प्लिटिंग कम हो जाती है। ये बात सबसे पहले दिमाग में बैठ जाए। अब अगर ऐसा होता है दुनिया में किसी भी रीज़न की वजह से, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात, तुम ध्यान से सुन लो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम ऐसे कॉम्प्लेक्स को? क्या लिखा है तुम्हारी मैडम ने क्या लिखा है बेटा? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाए, ये वाला केस आ जाए, तो बेटा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम हर हालत में बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इनको बेटा हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, इनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है,
क्या मतलब है लो स्पिन का, क्या मतलब है हाई स्पिन का, सब बताया जाएगा। अभी पहले नामकरण किया जा रहा है, अभी पहले बेटा नामकरण किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रहे, ध्यान रहे बेटा, मैं साइड में हट गई हूं, आप लिखेंगे। तो जब भी बेटा आपसे ऐसा बोला जाएगा कि आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है ना, दोनों के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है ना, अभी उसी का ही लेफ्ट और राइट में कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। तो बेटा जब आपके पास लिगेंड मेटल के पास पहुंचता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल के ऑर्बिटल में दे देता है कि भाई तू ले ले इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही हम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लिया किस तरीके से जाता है बेटा, पहले आप एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना, फिर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर बेटा ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, अगर बेटा ये गैप बहुत ज़्यादा होता है तो उस वजह से फिर आप अगला इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं भरते, ऊंची है ना बिल्डिंग और लिफ्ट तेरी बंद है तो मुझे नीचे ही रहना पड़ेगा, मैं ऊपर कैसे जाऊं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहीं पे करानी पड़ेगी पेयरिंग। क्या करानी पड़ेगी बेटा, पेयरिंग। लेकिन जब तुम्हारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो लो भरो एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा भरो। मैं एक एक में 3 क्यों भर रही हूं, मैं ऐसे 1 2 3 क्यों भर रही हूं, क्योंकि मेरे को ऊपर से हुंस बाबा देख रहे हैं, उनको मैं दुखी नहीं कर सकती। वो कहते हैं हर डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भर, पहले ये डीजनरेट है तीनों, इनमें एक एक भर, ये दोनों डीजनरेट है, इनमें एक एक भर। उसके बाद देख कि भाई तेरे को पेयरिंग करनी है, क्या कराना है वो तू अपने CFSE से पूछ, तेरी CFSE यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तेरा गैप बहुत ज्यादा है, तेरी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, तो तेरे को यहाँ पे पहले पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग कर, उसके बाद अगर तेरे पास और इलेक्ट्रॉन है तो पहले यहां भर, फिर यहां भर, और फिर करा उनकी पेयरिंग। लेकिन अगर तुम्हारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, तो गैप दोनों में कम है, फटाक से कूद जाओगे तुम ऊपर, ले भाई जंप कर लिया, जंप, तो पहला राउंड तुम्हारा डन। अब क्या अगला, अब और इलेक्ट्रॉन्स है तो अब बेटा बढ़िया तरीके से पेयरिंग करा दो, कोई परेशानी की बात नहीं, पर पहले तीनों नीचे भरो फिर ऊपर भरो, फिर तीनों नीचे में पेयरिंग करो फिर ऊपर पेयरिंग करो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा होता है तो पहले नीचे पूरा भरा जाता है फिर ऊपर पूरा भरा जाता है। जैसे जैसे मैं कह रही हूँ दिमाग में कॉन्सेप्ट वैसे वैसे ही बैठे, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने इधर, मैंने क्या बोला कि जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हम लिखेंगे जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये T2G है बेटा और ये क्या है Eg, तो हम लिखेंगे फर्स्ट T2G इज कंप्लीटली फिल्ड, फर्स्ट T2G इज कंप्लीटली फिल्ड एंड देन electron goes towards Eg। पहले पूरा T2G भरना है फिर Eg में भेजना है। लेकिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, लेकिन बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, मैंने क्या बोला बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से ऊपर कूद सकता है ना। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर ये कौन से हैं, T2G बाबा हैं, ये कौन है बेटा Eg बाबा हैं, T2G बाबा Eg बाबा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा फर्स्ट ईच ऑर्बिटल ऑफ T2G is singly filled, first each orbital of T2G is singly filled, then each orbital of Eg
सिंगली फिल्ड। पहले T2G का हर एक ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरा जाएगा, फिर Eg का हर एक ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरा जाएगा। आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट्स। आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट्स। आफ्टर दैट बेटा पेयरिंग स्टार्ट्स, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है ना। फर्स्ट इन T2G देन इन Eg, फर्स्ट इन T2G एंड देन इन Eg। ये बात ध्यान रहे। तो लो स्पिन और हाई स्पिन का मतलब ये होता है। लो स्पिन का मतलब कि आप पहले नीचे के घर में, नीचे के ऑर्बिटल्स में पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिल करिए। हाई स्पिन का मतलब क्या है कि आप एक बार भर के फिर ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ये गैप है वो कम है बेटा, ये जो स्प्लिटिंग है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ऊपर जा सकता है। यहाँ पर बेटा गैप काफ़ी ज़्यादा रहता है, कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्टेबल बनता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है, तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर स्प्लिटिंग कम रहती है। ऐसे इधर इधर ऐसे बैठाना है इसको, जैसे मैं कह रही हूँ बिल्कुल सेम वैसे के वैसे, बिल्कुल मेरे को बेटा वो नहीं चाहिए कंफ्यूजन किसी भी तरीके की है बेटा। द इलेक्ट्रॉन्स ओनली पेयर अप आफ्टर ईच ऑर्बिटल गेट्स वन इलेक्ट्रॉन, है ना, यही चीज मैंने आपको बताई है। सो फॉर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग अप टू 3d इलेक्ट्रॉन्स ईच इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ए सेपरेट ऑर्बिटल। कहना चाहता है बेटा कि मान लो कि तुम्हारे पास प्रेजेंट है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, है ना, मान लो बेटा कि तुम्हारे पास प्रेजेंट है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तो जब तुम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे बेटा, जब तुम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो ऐसे ही तो भरोगे ना बेटा, ये D1 भरोगे, ये D2 भरोगे, ऐसे D3 तक ऐसे भर दोगे, है ना। और हाई स्पिन में कैसे भरोगे बेटा, हाई स्पिन में तुम ऐसे भरोगे, हाई स्पिन में तुम ऐसे भरोगे D1, D2, D3, यानी कि हाई स्पिन और लो स्पिन में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते 3 इलेक्ट्रॉन्स तक। चौथे इलेक्ट्रॉन में हमें समझ में आता है कि हम उसे यहीं रखें या हम उसे ऊपर भेज दें। अब अगर आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है तो गैप ज़्यादा है, तो मुझे नीचे ही भेजना पड़ता है। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है तो गैप कम है, तो मैं ऊपर भी भेज सकती हूँ। यानी कि D3 तक लो स्पिन और हाई स्पिन का जो केस है बेटा वो सेम ही रहता है ना। ये आपसे इस पॉइंट में ऐसा कहना चाहता है, ठीक है, समझ गए बेटा। लेकिन जब आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है बेटा, जब आपके पास कभी भी कोई भी D4 कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तब चीज़ें बेटा थोड़ी सी बदलती हैं, तब बेटा चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं। कैसे, देखो पहले यहाँ का एक बार मैं कंप्लीट लिख देती हूँ। अगर बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एक ही इलेक्ट्रॉन है, D का आपका एक ही इलेक्ट्रॉन भरा, तो आप कैसे भरोगे, T2G1, है ना, Eg में कोई जाएगा नहीं। मान लो आपके पास D2 है, तो आप क्या लिखोगे, T2G2, Eg0। और बेटा मान लो कि ऐसे आपने D3 भरा, तो आप क्या लिखोगे, T2G3, Eg0। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके पास लिखी जाएगी। Eg में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो सारे किस में है, T2G में ही है, T2G1, T2G2, T2G3। इस टाइम पर जो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है वो आपके पास किसकी लिखी है, T2G3 यानी कि D3 की। और सेम ही आप बेटा किसके लिए करोगे, आपके हाई स्पिन के लिए भी करोगे, सेम ही बेटा आप अपने हाई स्पिन के लिए भी करोगे। यही चीज़ें बेटा आपकी दोनों के लिए वैलिड है, ये पूरा आपके इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है, क्योंकि आप D3 तक दोनों में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप D4 पर पहुंचते हो तब बेटा चेंजेस आते हैं, तब बेटा चेंजेस आते हैं, तब आपका जो लो स्पिन होता है, तब आपका जो लो स्पिन होता है उस केस में आपका नीचे ही क्या हो जाती है बेटा, पेयरिंग, और यहाँ पर आपका चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा ऊपर चला जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट बेटा स्टिल यहाँ ना बहुत बच्चे फंसते हैं। मैंने आपको इसलिए पूरा डायग्रामेटिकली बना के दिखा दिया है, क्योंकि यही बेटा यही छोटी मोटी चीज़ें होती है जिसमें बच्चे फंसते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप फंसो किसी भी चीज़ में। तो लो स्पिन में बेटा ऐसा D4 के लिए और D5 के लिए ऐसा, मतलब D4 के लिए हाई स्पिन में ऐसा, ठीक है।
लेफ्ट वाली चीज लो स्पिन के लिए चल रही है, राइट वाली चीज बेटा हाई स्पिन के लिए चल रही है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी बनेगी वो बनेगी बेटा T2G4 EG स्टिल 0, यहां बनेगी बेटा T2G3 EG1। ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, ध्यान रहे ये चीज, हर बच्चे को ध्यान रहे बेटा ये चीज। अब चलते हैं आगे। नाउ अगली चीज आपके पास आती है पेयरिंग एनर्जी। अब आपको कुछ चीजें पेयरिंग एनर्जी के बारे में भी पता होनी चाहिए। उसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखो। पेयरिंग एनर्जी का मतलब है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाना है तो उस रिस्पेक्टिव प्रोसेस में आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। पेयर करवाना है, कहाँ पेयर करवाना है, ध्यान से देखो, लिसन टू मी केयरफुली। देखो बेटा, अब जैसे कि आपने अपने ऑर्बिटल्स को क्या करा था, स्प्लिट करा था, है ना। आपने बेटा अपने ऑर्बिटल्स को क्या करा था, स्प्लिट करा था। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू किया, D1 भरा, D2 भरा, D3 भरा। अब आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप ऊपर ले जाओ, और एक ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा कि आप यहाँ पे पेयरिंग कर दो, है ना। अब होता क्या है, अब होता क्या है बेटा, अगर आपके पास ये गैप बहुत ही कम है ना, अगर आपके पास बेटा ये गैप बहुत ही कम है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपका जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना, तो आप मुझे खुद से ये चीज बताओ, आप मुझे खुद से ये चीज बताओ कि पेयरिंग किस केस में होगी। पेयरिंग इसी केस में होगी बेटा, है ना। अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इसी केस में जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी कि स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा है, ये गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को आना ही पड़ेगा खुद ब खुद नीचे। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पेयरिंग एनर्जी कुछ देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम पेयरिंग एनर्जी तो दो ही मत भाई, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग है कि इलेक्ट्रॉन को नीचे बेटा आना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है बेटा, यहाँ पर आपको अगर पेयरिंग करानी है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है, क्रिस्टल स्प्लिटिंग बहुत ही कम होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर जाएगा ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन बेटा कूद के ऊपर जाएगा ही जाएगा, गैप कम है। तो अगर आपके पास ये क्रिस्टल गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि पेयरिंग एनर्जी बहुत ही कम देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन प्यार से पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन तो फुदकता हुआ ऊपर कूद जाएगा, तो उसको पकड़ना पड़ेगा, है ना, फिर उसको नीचे बिठाना पड़ेगा, यानी कि उसको पेयरिंग एनर्जी तुम्हें काफी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। तो इतनी होती नहीं है बेटा, है ना, आपके पास कंपैरेटिवली तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। तो बस तुम ये चीजों का ध्यान रखना, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये आपका केस क्या है, यहाँ केस है बेटा आपका डेल नॉट इज लेस देन P, यानी कि इस केस में आपके पास वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा है। यहाँ पर आपके पास किसकी बात कर रहा है, लो स्पिन की। जो बात मैंने बोली है बस वही इन्होंने ऐसे शब्दों में आपके पास लिख दी है। अगर बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, है ना, एक लिगेंड होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग, एक लिगेंड होते हैं वीक। वीक वो होते हैं जो लिगेंड जो मेटल के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते, जिसमें लिगेंड और मेटल के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं बेटा जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, जो रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, अपने सर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, तभी वो मेटल के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर पाते हैं, तभी वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं। वीक फील्ड लिगेंड जो है इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके सर पे होती नहीं है, वो बहुत अच्छे से मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना नहीं पाते, है ना, तो इसलिए उनके कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन बनते हैं। कौन सा स्टेबल कौन सा थोड़ा लेस स्टेबल वो मैं आपको शुरू से बताती हुई आ रही हूँ। ऑल तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है जो अभी आगे आएगा, बट अभी मैं अपने कुछ शब्दों से आपको ये चीज़ बखूबी आपके दिमाग में बिठा रही हूँ, ठीक है, ओके, ध्यान रहे। अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें लिखनी सीखनी है, अब हमें बेटा लिखनी सीखनी है इनकी
एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बेटा अब लिखनी सीखनी है, एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तो बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखना है, दूसरा बेटा आपको इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि डेल नॉट की वैल्यू को निकालना सीखना है। आपको एक तो CFSE की वैल्यू और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों निकालना सीखना है ना। तो इसको लिखने का तरीका होता है बेटा T2G X एंड EG Y। X का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स इन T2G और Y का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स इन EG। इस तरीके से आप लिखते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं बेटा आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको लिखने का तरीका होता है बेटा क्या, वो मैं आपको पहले डायग्राम बताती हूँ उसके बाद बताऊंगी। जैसे कि आप अपनी स्प्लिटिंग करे थे, है ना बेटा, आप अपनी स्प्लिटिंग करते हो और ये आपके पास आपका क्या होता है, आपका बेरी सेंटर होता है ना। आप जानते हैं बेटा कि ये नीचे जाता है एक वैल्यू से जो होती है -0.4 डेल नॉट, ये ऊपर जाता है बेटा +0.6 डेल नॉट। इसको हम T2G कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं EG। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद CFSE निकालने का तरीका जो है वो है बेटा -0.4 -0.4 इंटू P प्लस 0.6 इंटू Q, ठीक है, ध्यान रहे। अब ये P और Q का क्या मतलब है, P का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन्स इन T2G और Q का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन्स इन EG। पहले तुमने P और Q का मतलब समझ लेना है, समझ लिया बेटा, ठीक है। अब देखो, अब हम हर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, है ना, उनकी एनर्जी की वैल्यूज निकालेंगे, सब कुछ लिखेंगे उनके बारे में। तो लेफ्ट की तरफ मैं लेती भी चल रही हूँ बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, है ना, और राइट की तरफ मैं लेती भी चल रही हूँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, है ना। D1 D2 D3 इनके लिए सेम ही होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपने D1 को स्टार्ट करा, ये आपका डायग्राम है ना, ये आपका इसका डायग्राम है, ये बेटा ये आपका इसका डायग्राम है। पहले हम एक बार डायग्राम बना ही लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करो। यहाँ 1 भरा, यहाँ कितने भरे बेटा 2 भरे, यहाँ कितने भरे 3 भरे, यहाँ कितने भरोगे बेटा 4 भरोगे, और यहाँ कितने भरोगे 5 भरोगे, भर दिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या लिखोगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G1, यहाँ क्या आएगी बेटा T2G2, और यहाँ क्या आएगी बेटा T2G3, उधर भी सेम ही आएगी। यहाँ आप क्या लिखेंगे T2G4, और यहाँ आप क्या लिखेंगे बेटा T2G5, ऐसा लिखेंगे एकदम, बिल्कुल लॉक कर दूं, बिल्कुल मैम लॉक कर दो। अब निकालो बेटा CFSE की वैल्यूज, अब निकालो बेटा CFSE की वैल्यूज। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बेटा -0.4 इंटू 1, है ना। यहाँ क्या लिखोगे बेटा -0.4 इंटू 2, ये कलर विजिबल है। यहाँ क्या लिखोगे बेटा -0.4 इंटू 3, -0.4 इंटू 4, और यहाँ कितना बेटा -0.4 इंटू 5। तो कितनी आएगी बेटा, ये कैलकुलेट करके आएगी -0.4, ये कितनी आएगी बेटा -0.8, ये 4 3 ज़ा 12, ये कितनी बेटा, ये आपके पास आएगी -1.6, ये कितनी आएगी बेटा -2.0। ये आ जाएंगी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज, आ जाएगी बेटा, बिल्कुल मैम। तो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिखना सीख लिया है और तुमने इनकी CFSE की वैल्यूज भी निकाली है, और इन तीनों के लिए तो बेटा सेम ही आएंगी जैसी आपकी
लो स्पिन के लिए है, वैसी हाई स्पिन के लिए मैंने अभी आपको बताया था। पर डायग्राम बेटा बदल जाता है अगर आप हाई स्पिन की तरफ चलते हो D4 में, है ना। हाई स्पिन की तरफ अगर चलोगे बेटा D4 में तो बातें थोड़ी बदल जाती हैं। 1 2 3, अब हाई स्पिन है बेटा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा D4 में, है ना। और यहां पर बेटा 1 2 3 4 5, है ना। अब बेटा वैल्यू को भी निकालो, वैल्यू भी निकालो बेटा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, तो क्या लिखोगे, T2G3 बेटा Eg1, और यहां लिखोगे बेटा T2G3 Eg2, ऐसा ही लिखोगे, बिल्कुल बेटा ऐसा ही लिखोगे। और अब निकालो बेटा अपनी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो कितनी आएगी बेटा, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1। फॉर्मूले के हिसाब से चल रही हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रही। 4 3 12, तो -0.6 आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और यहाँ कितनी आएगी, यहाँ आएगी -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो 6 2 12, 4 3 12, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा, 0। अब ये पेज पे मुझे किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं चाहिए बेटा। जो भी डिफरेंस आता है, इससे तुम्हें क्या समझ में आया, जो भी डिफरेंस आता है बेटा वो D4 और D5 में आता है। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो, तुम्हें इवन यहाँ लिखना चाहिए कि D1 D2 D3 के लिए जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी वैल्यू कुछ भी, वो हाई स्पिन के जैसी आती है बेटा। चाहे वो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर तुम्हारे पास CFSE की वैल्यू हो, है ना। डेल नॉट यानी कि वो सेम ही आता है, वो हमेशा बेटा सेम ही आता है। ये बात आपके दिमाग में से ना निकले, ये चीज़ कभी कभी पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर बेटा D4 और D5 के लिए आपके पास डिफरेंस रहता है ना। D4 और D5 के लिए डिफरेंस रहता है। अब चलते हैं बेटा आगे। अब चलो बेटा D6 पे, तो D6 की बात करते हैं। तो D6 पहले किसका, लो स्पिन का, पहले किसका बेटा, लो स्पिन का। पहले बेटा किसकी बात करेंगे, पहले लो स्पिन की बात करेंगे। ये क्या है आपका T2G, ये क्या है बेटा आपका Eg है, दिस इज Eg, दिस इज T2G, T2G एंड बेटा T2G। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो। अगर तुमसे बात करता है वो किसकी, D6 की, तो लो स्पिन में बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 नीचे ही भरे जाएंगे, है ना। D7 में कितना बेटा, 1 2 3 भर दिए, 4 5 6 भर दिए। अब अगला 7वां तो ऊपर ही जाएगा, अब अगला बेटा ऊपर ही जाएगा। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा भर दिया है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा एंड 9 10 हो गया, भर लिया, बहुत इजीली भर लिया बेटा तुमने तो तुम तो स्टार हो गए हो। अब तो यहाँ क्या लिखे हम यहाँ लिखेंगे बेटा T2G6, यहाँ क्या लिखोगे T2G6 Eg1 बेटा, और यहाँ क्या लिखोगे T2G6 Eg2, यहाँ क्या लिखोगे बेटा T2G6 Eg3, यहाँ क्या लिखोगे बेटा T2G6 Eg4।
लिख दिया। अब वैल्यूज निकालो बेटा एनर्जीज की। यहाँ क्या लिखा जाएगा, -0.4 इंटू 6, यहाँ बेटा -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3, यहाँ बेटा -0.46 प्लस 0.6 इंटू 4। तो ये कितना आ गया बेटा, 6 4 जा 24। तो बेटा ये कितना, 6 4 जा 24, 24 में से कितना 6, तो बेटा -1.8 डेल नॉट। वैसे हमेशा ना इसके साथ ऐसे डेल नॉट भी लिखना होता है, मैंने कहीं पे नहीं लिखा होगा तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कितना बेटा, 6 4 जा 24 और कितना 24 में से 12, तो कितना बेटा -1.2 डेल नॉट। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो -0.6 डेल नॉट, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो एक चीज अब और सीख लो बेटा कि D8 D9 10 के लिए भी सेम ही चीज होती है। अगर तुम्हारे पास D8 है, D9 और D10 है, तो जो भी आपकी लो स्पिन की चीजें होंगी वही आपकी हाई स्पिन के जैसी आएंगी, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, और आपके पास क्या, आपकी CFSE की वैल्यूज, और क्या बेटा आपकी CFSE की वैल्यूज, दोनों चीजें आपके पास क्या आएंगी, सेम आ जाएंगी। दोनों की दोनों चीजें बेटा आपके पास सेम आ जाएंगी, ठीक है। तो डिफरेंस जो रहता है ना बेटा, आपके लो स्पिन में, आपके बेटा लो स्पिन और बेटा हाई स्पिन की प्रॉपर्टीज कहां पर सेम नहीं रहती, लो स्पिन और हाई स्पिन की प्रॉपर्टीज कहां पर सेम नहीं रहती, जब आप D4 से D7 में जाते हैं, तब आपके पास आपकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। आपकी CFSE की जो वैल्यूज होती है, दोनों ही आपके पास क्या आती हैं, डिफरेंट आती हैं बेटा, दोनों ही आपके पास क्या आती हैं, डिफरेंट आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि D4 से D7 तक वैल्यूज ऑफ एनर्जीज क्या क्या रहेंगी, वैल्यूज ऑफ एनर्जीज बेटा क्या क्या रहेंगी। अब तुम ऐसा करो, इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे वो कंपेयर कर लो। चलो हम दोनों का D4 कंपेयर कर लेते हैं, एक बार कंपेयर करते हैं। इसका जरा D4 देखना -1.6, और इसका जरा D4 देखना बेटा, निकाला नहीं क्या हमने, हाँ निकाल लिया ना, ये कितना है बेटा 0.6, देख लिया। जब तुम ऐसा कहते हो ना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो उनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है ना। अब स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जब वो कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो ये वैल्यू ऑफ एनर्जी को तुम बड़े प्यार से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे कम रिलीज हो रही है, यहाँ पर ज्यादा रिलीज हो रही है ना। आपके लो स्पिन में एनर्जी कम रिलीज होती है ना, गैप कम है। हाई स्पिन में मतलब लो स्पिन में काफी ज्यादा रिलीज होती है, गैप काफी ज्यादा है। हाई स्पिन में कम एनर्जी रिलीज होती है, गैप काफी कम होता है। ठीक है बेटा, ये टेबल से 100% सवाल आता है, 100% सवाल आता है बेटा, टेबल से 100% सवाल आता है। ठीक है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। अब बेटा आपने ये तो सीख लिया, कि कब वीक फील्ड है, कब आपका लो स्पिन है, कब आपका हाई स्पिन है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, कैसे उस वैल्यू ऑफ एनर्जी को इवन निकाल के देखा। आपको अब यहाँ तक कम से कम समझ लो 70% ऑफ द CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड जो आपकी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है पता है। लेकिन बेटा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इस स्प्लिटिंग को और अफेक्ट करते हैं, है ना। कब हमें पता चलता है इसके अलावा कि स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी या कम होगी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये हमें कैसे पता चलता है। अब ध्यान से इस बात को सुनना है बेटा, ठीक है। तो
तो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। देखो अब ध्यान से सुनना, मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाती हूं कोबाल्ट NH3 6+2 और एक मैं बनाती हूं कोबाल्ट NH3 6+3, है ना। मैंने इस टाइप से दो कॉम्प्लेक्सेस को बनाए, ठीक है। अब मेटल के अपन सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। तुम निकालोगे यहाँ पर बेटा x + 6 × 0 = +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे पास यहाँ कितनी आ रही है, मेटल की +2 आ रही है। यहाँ पर बेटा कितनी आएगी, x + 6 × 0 = +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा, +3 आ जाएगी, है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, मेटल तुम्हारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कोबाल्ट +3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू कोबाल्ट +2 के। +3 तो बेटा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल गए होंगे, तभी उसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा आ गया है। कोबाल्ट +2 में कंपेरेटिवली चार्ज कम है। या सिंपल ऐसे समझ लो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव स्टेट में ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके होते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोबाल्ट +3 होगा ना। अब मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ तो मैं रोऊंगी ना, लिगेंड जल्दी आ जा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है, तू प्लीज़ जल्दी आ जा, तो लिगेंड भागा भागा आएगा, दोनों के बीच में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी, दोनों का कॉम्प्लेक्स बड़ा स्टेबल बनेगा। तो ऐसे केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए वो बनना चाहिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब मेटल और लिगेंड के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही होती है तब हम उस कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। ऐसा कब होता है, या तो भाई लिगेंड के रिस्पेक्ट में हम इस बारे में बात कर सकते हैं, या मेटल के भाई दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर है जो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। फिलहाल के लिए हम पहला फैक्टर मेटल के रिस्पेक्ट में बात करें। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो वो लिगेंड को और ज़्यादा अपने पास अट्रैक्ट करता है। जितना ज़्यादा बेटा वो मेटल लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, ठीक है। इसीलिए बेटा सिर्फ इसी रीज़न की वजह से ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है इसे हम कहते हैं हाई स्पिन। इसीलिए बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये हाई स्पिन होता है बेटा, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है ये लो स्पिन होता है ना। मैंने आपको बताया था कि VBT में मैंने इस केस में आपके पास जो पेयरिंग है वो करवाई थी, है ना, जिस वजह से आपकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आई थी। आप VBT में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं मुझसे, है ना, जबकि ये आपका हाई स्पिन था। VBT के हिसाब से मैंने आपसे इस केस में पेयरिंग नहीं करवाई थी, और मैंने आपको बताया था कि ये sp3d2 है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। इस पर बहुत सवाल आते हैं बेटा इन दोनों चीज़ों पर, ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद बेटा अगला आपका फैक्टर आता है नेचर ऑफ द मेटल आयन। अभी हम सारी बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, मेटल की ही बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ मेटल आयन की अब हम बात कर रहे हैं, है ना। अब क्या है बेटा, देखो जैसे तुम 3D सीरीज के बारे में जानते हो, तुम बेटा 4D सीरीज के बारे में जानते हो, तुम बेटा 5D सीरीज के बारे में जानते हो। अब ध्यान रखना, जैसे ही तुम टॉप टू बॉटम जाते हो, जैसे ही बेटा तुम टॉप टू बॉटम जाते हो, समझ लेना कि CFSC इंक्रीज होती है ना। स्प्लिटिंग T2G और EG के बीच में जो होती है वो इंक्रीज होती है। हमेशा ध्यान रहे 4D और 5D के सारे एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हमेशा बेटा अगर कोई एलिमेंट 4D का है
अगर कोई एलिमेंट 5D का है तो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा दे विल फॉर्म द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हमेशा दे विल फॉर्म द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं हमारी स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए बढ़ती चली जाती है, कॉम्प्लेक्सेस और ज़्यादा स्टेबल बनते हैं, है ना, उनके बनने पर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम बढ़ती चली जाती है। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, मान लो तुम्हारे पास है कोबाल्ट NH3 6 2 पॉजिटिव, है ना, रुथेनियम NH3 6 2 पॉजिटिव, है ना, इरिडियम NH3 6 2 पॉजिटिव, है ना। अब ध्यान रहे बेटा, मैं इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस की, मैं आपसे इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस की अगर CFSE की वैल्यू को कंपेयर कराऊं, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को कंपेयर कराऊं, तो वो हमेशा ये चलेगी, सबसे ज़्यादा 3, फिर 2, फिर 1, है ना। मैं यहाँ पर लिखूंगी कि 2 और 3 में हमेशा क्या बनेंगे, 2 और 3 में हमेशा क्या बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। 3D सीरीज में हमें सब चीज़ों को देखना पड़ता है, बाकी के फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें 3D में डिपेंड करनी पड़ती है बेटा। 4D और 5D में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके पास कुछ भी केस हो, ऑलवेज देयर विल बी द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हमेशा बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रहे, है ना, हमेशा हमेशा हमेशा। जैसे पहले इतना लिख लो, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगी तब इस चीज़ को बताऊंगी, अभी फैक्टर समझा रही हूँ तो अभी अपन उसी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है बेटा। हमेशा ये बात ध्यान रहे, हमेशा ये बात ध्यान रहे, किसी भी बच्चे के दिमाग में से अगर ये बात निकल गई तो बेटा गलती हो जाएगी, है ना, ध्यान रहे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मूविंग फ्रॉम बेटा 3D to 4D to 5D, CFSE increases by बेटा 50%, 50% तक स्प्लिटिंग बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है। 3D में इतनी नहीं होती, 4D और 5D में करोगे तो उससे 50% ज़्यादा। मान लो अगर तुम्हारी 3D के किसी भी एलिमेंट के लिए स्प्लिटिंग अगर x है तो उसके लिए 1.5x हो जाएगी, 50% से बढ़ जाती है ना, 1.5 पूरी हो जाएगी। अगर एक 3D को 1 मानोगे तो उसकी 0.5, तो टोटल 1.5। अब चलते हैं बेटा अगले फैक्टर पे, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब यहाँ क्या होता है बेटा, अब ज्योमेट्री की बात करते हैं, आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, जो डिसाइडेड होती है कि आपके पास लिगेंड्स का नंबर कितना है। कभी कभी लिगेंड का नंबर ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी लिगेंड का नंबर कम हो सकता है ना। अब क्या है कि अगर आपके पास ज़्यादा लिगेंड आ रहे हैं, आपके पास ज़्यादा लिगेंड आ रहे हैं तो अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ वो ज़्यादा रिपेल होंगे, है ना। मैं लिगेंड हूँ, है ना, मैं मेटल हूँ तो मेरे को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो मैं लिगेंड से अट्रैक्ट भी होती हूँ, मेरे अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है जो लिगेंड के साथ क्या फील करती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन फील करती हैं। तो अगर लिगेंड कम आएंगे नंबर में तो इनके साथ फोर्स ऑफ रिपल्जन, है ना भाई, 4 ही लोगों को तो झेलना है, ये बोल रहे होंगे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ज़्यादा अगर तुम्हारे पास लिगेंड्स आएंगे, 6 लिगेंड्स आएंगे, तो ये सोचेंगे कि भाई इतने सारे आ रहे हैं तो ज़्यादा इनका मूड खराब होगा, इन सब के लिए, है ना, इनको सबको बिठाओ, तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा लिगेंड्स तो ज़्यादा जो है स्प्लिटिंग होती है, ज़्यादा फोर्सेस ऑफ रिपल्जन प्रेजेंट होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से एनर्जी बढ़ रही थी, फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से स्प्लिटिंग हो रही थी। सब कुछ बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए हर बच्चे के, ठीक है। तो ध्यान रहे बेटा, जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल होता है उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, उतना ज़्यादा बेटा आपका क्या होता है, डेल नॉट होता है। अब तुम्हें बस ये ऑर्डर अभी के लिए याद रखना है, ये किसके लिए है बेटा, स्क्वायर प्लेनर के लिए है, अभी के लिए बेटा ये ऑर्डर आपको याद रखना है। फिर उसके लिए बेटा किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये सब समझाऊंगी ये। और ये बेटा किसके लिए, डेल्टा टी टेट्राहेड्रल, किसके लिए बेटा, टेट्राहेड्रल
के लिए। ये बच्चा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे। अब इसके बाद अगला फैक्टर आता है बेटा आपके पास, इसके बाद अगला फैक्टर आता है जो कि है नेचर ऑफ द लीगेंड। अब आप तुमने देख लिया कि लीगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, लीगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ये मेटल पे भी डिपेंड करता है, वो कौन सी सीरीज का है इस पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ लीगेंड्स है इस पे डिपेंड करता है। अब लीगेंड का खुद का नेचर कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो बॉन्डिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चीज के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन रिच चीज के बीच में। अगर तुम्हारी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है तो तुम लीगेंड को अपने पास बुलाओगे तो बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होगी। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो तुम भागे भागे मेटल को देने जाओगे तो भी तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगी। यानी कि अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है और लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दोनों ही केसेस में आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर बस हमें इतना ध्यान रखना होता है, हमें यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना होता है, जितना ज़्यादा लीगेंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लीगेंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, यानी कि CFSE की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपके पास जो लीगेंड होते हैं, जो आपके पास बेटा लीगेंड होते हैं, आपके पास जो लीगेंड होते हैं बेटा, एक तो आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, एक तो बेटा आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, एक आपके पास क्या होता है बेटा, वीक फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बेटा और कौन सा, वीक फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड द वीक फील्ड लीगेंड, ये दो टाइप के आपके पास लीगेंड रहते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड वो होता है बेटा जो कि आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, ये काफी ज्यादा होता है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिच थोड़ा कम होता है। देखो होते दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, बट एक का इलेक्ट्रॉन रिच थोड़ा ज्यादा होना, एक का इलेक्ट्रॉन रिच थोड़ा कम होना है। ठीक है, तो अभी बहुत बार ये शब्दों के साथ तुम बात कर रहे थे कि कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कोई लिगेंड वीक फील्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसका क्या क्या मतलब है, ये सब मतलब है। ठीक है, ध्यान रहेगा हर बच्चे को। अब देखो बेटा, जब तुम लिगेंड की बात करते हो ना, तो तुम्हारे पास एक होते हैं बेटा हेलोजन डोनर, है ना, फिर तुम्हारे पास होते हैं बेटा ऑक्सीजन डोनर, फिर तुम्हारे पास होते हैं बेटा नाइट्रोजन डोनर, और फिर तुम्हारे पास होते हैं बेटा कार्बन डोनर। ये ना तुम्हारे पास एक ऑर्डर होता है, किसके लिए, लीगेंड की स्ट्रेंथ के लिए, है ना, लीगेंड की स्ट्रेंथ के लिए। जैसे ही तुम जाते हो लेफ्ट टू राइट, है ना, तो तुम्हारी लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, तो तुम्हारी लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा, तो तुम्हारी लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। यानी कि यहां तुम्हारे पास होंगे वीक फील्ड लीगेंड, यहां तुम्हारे पास क्या होंगे, वीक फील्ड लीगेंड होंगे, और यहां तुम्हारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होंगे, है ना। लेफ्ट में तुम्हारे पास वीक फील्ड लीगेंड होंगे और राइट में तुम्हारे पास क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होंगे। जब आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो आपका नेचर वीक लीगेंड से चलते चलते स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरफ चला जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा, अगर मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछूं, एक तुम्हारे पास है हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज, तुम्हारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तुम्हारे पास नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और तुम्हारे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे ये बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बेहद इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज बेहद स्टेबल होता है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो वो हमेशा अपना नेगेटिव चार्ज किसी को डोनेट करना चाहता है। जब आप अपना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसी को डोनेट करना चाहते हो, इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन रिच हो, है ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपना नेगेटिव चार्ज किसी को क्यों देना चाहेंगे, तो वो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को डोनेट करना कम पसंद करते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है बेटा, वो तो डोनेट करना चाहेगा, जिसके ऊपर स्टेबल है वो क्यों करना चाहेगा, है ना। पहले तो ये समझ लो।
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, FONCl याद है सबको, है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ऐसे ही होता है ना। तो सबसे ज़्यादा बेटा ऑक्सीजन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सब में। ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो वो तो बिल्कुल भी देना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये तीनों को ऑर्डर समझ के, हेलोजन बेटा सबसे लीस्ट डोनर होता है, क्योंकि एसिड अगर इसका स्ट्रॉन्ग होता है ना बेटा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। अब वहाँ इक्विलिब्रियम में मुझे जाना पड़ेगा, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अब सिंपल यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये सबसे वीक रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी कीमत पे किसी को, एकदम एकदम बेकार लोग हैं, एकदम कंजूस हैं ये, इनको देना ही नहीं पसंद है इलेक्ट्रॉन, एकदम पता नहीं क्या है ये। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना है। अब एक सीरीज है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, सीरीज समझाते हैं बेटा आपको। ये है बेटा आपके पास आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें आपके सारे के सारे लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ है बेटा वो आपके पास क्या है, अरेंज्ड है। ये आपके पास क्या है, आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो लिगेंड्स जिस ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं उसको एक सीरीज के नाम से जाना जाता है बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए ये वाले जो आपके लिगेंड्स हैं ये मोस्टली क्या है, हेलाइड्स हैं। उसके बाद ज़्यादातर क्या है आपके डोनर आटम्स, ऑक्सीजन है। फिर आपके ज़्यादातर क्या है, डोनर आटम्स नाइट्रोजन है, एंड देन आपके डोनर आटम्स कार्बन है, ठीक है। मैंने ग्रीन कलर से सारे हेलोजन डोनर्स को कर दिया है, पिंक कलर से सारे ऑक्सीजन डोनर्स को कर दिया है, ब्लू कलर से सारे नाइट्रोजन डोनर्स को कर दिया है, और रेड कलर से सारे कार्बन डोनर्स को कर दिया है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आप देख के खुद ही समझ जाएंगे। ऑक्सीजन डोनर यानी कि डोनर आटम क्या है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डोनर मतलब डोनर आटम कौन है, नाइट्रोजन। कार्बन डोनर यानी कि डोनर आटम कौन सा है, कार्बन, ठीक है। अब क्या है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिगेंड्स हमेशा वीक रहते हैं। अगर ये किसी भी मेटल के साथ प्रेजेंट है तो ये स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ये खुद ही इनमें इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, यानी कि ये खुद ही किसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते, तो ये फिर मेटल के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे, है ना। मेटल यहाँ खड़ा है, लिगेंड उसके दरवाजे पे आया, पर लिगेंड का खुद ही का मन नहीं है मेटल के साथ बॉन्डिंग करने का, तो क्या ही करे अब, है ना। ये जो दोनों हैं ये हमेशा स्ट्रांग है, मैंने इनके साथ ब्रैकेट लगा के लिखा है ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ये हमेशा बहुत खुशी से आते हैं मेटल के पास, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, दे आर वेरी इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच में भी इनका बड़ा अच्छा दिल है, ये दूसरों को देना बहुत पसंद करते हैं, है ना। हमारा भी ऐसा ही दिल होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी द शेयरिंग पर्सन, करेक्ट। उसी के बाद बेटा ये तीनों का जो बिहेवियर है वो स्ट्रॉन्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और वो कंडीशंस आपको मैं बताऊंगी, आप नहीं ऐसे इस चीज़ को जज कर सकते, वो मैं बताऊंगी। यूजुअली इनको स्ट्रॉन्ग ही माना जाता है, बट स्टिल ये कभी कभी वीक की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। तो बेटा ये आपके पास एक टेबल है जिसका आपको ध्यान रखना है, पूरी की पूरी हर चीज़ मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दी है। अब बेटा तुम सारे के सारे फैक्टर्स को सीख गए हो, तुम सब चीज़ें सीख गए हो। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम बेटा एक छोटा सा सवाल ट्राई करते हैं। तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स लिखा है, ये कोबाल्ट NH3 6+3। तुम्हारे पास एक ये छोटा सा कॉम्प्लेक्स लिखा है बेटा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तुम्हें इसका स्प्लिटिंग डायग्राम बनाना है, तुम्हें बेटा इसका स्प्लिटिंग डायग्राम बनाना है तुम्हें इसकी CFEC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तुम्हारे पास इसकी क्या वैल्यू आती है, और तुम्हें इसका मैग्नेटिज्म भी बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अब तक तुमने जो भी मैग्नेटिज्म VBT से सीखा है, कभी अगर ऐसा हो जाए कि VBT से आंसर अलग आ रहा हो मैग्नेटिज्म का और CFT से अलग आ रहा हो, तो हमेशा मैग्नेटिज्म तुम्हें CFT के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। आंसर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू, क्योंकि बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही तो बाद में आई है ना, VBT के लिमिटेशंस को हटाने के बाद आई है, तो ऑब्वियसली वही ज़्यादा अच्छी थ्योरी है। तो ऑलवेज आंसर अकॉर्डिंग टू CFT मैं लिख रही हूँ, नॉट VBT। VBT के हिसाब से नहीं बेटा, CFT के हिसाब से आप करिए इस चीज़ को, ठीक है। ये बात ध्यान रहे, हर बच्चे को ध्यान रहे।
अब क्या होता है अब क्या होता है बेटा, देखो हम स्टार्ट करेंगे आंसर। सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनना है, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d7 4s2, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, x+6 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना बेटा, +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी आ चुकी है, +3 आ चुकी है। अब क्या करेंगे आप, उसके हिसाब से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कि आपके पास हो जाएगी आर्गन 3d6 बेटा, ये आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। अब आपको डब्बे बनाने हैं, अब आपको डब्बों में भरना है ना। ये आपका बेटा Eg का डब्बा होता है, ये बेटा आपका T2G का डब्बा होता है, और आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं 6। अब मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी अमोनिया के साथ होता है तो इस केस में अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है ना। ये किस तरीके से काम करता है बेटा, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ये काम करता है। कौन बेटा, अमोनिया। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को जब भरेंगे तो बेटा 6 भरिए, 1 2 3 4 5। आपको पता है बेटा कि आपको इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से ही भरने हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर लिगेंड स्ट्रांग है। जब भी लिगेंड स्ट्रांग होता है तो वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करता है, तो आपके हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ये बात बेटा हमने लिख ली है ना, ये बात बेटा हमने लिख ली है ना, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, है ना। ये इलेक्ट्रॉन रिच है जिसकी वजह से बेटा आपके पास हमेशा स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और आपके हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे बेटा, हमेशा आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। यहाँ पर बेटा हमेशा आपकी स्प्लिटिंग थोड़ी कम रहेगी, तो आपके कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है बेटा, ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है। यस मैम, बिल्कुल मैम। तो अब बेटा ये डायग्राम आपका बन चुका है, तो अब आपने डायग्राम बना लिया। अब आप लिखो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल क्या आ जाएगी बेटा, T2G 6 आ जाएगी, Eg 0 आ जाएगी। निकाल लिया आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डन है। उसके बाद आपको क्या निकालनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आपको पता है बेटा -0.4 इंटू 6 ही होगा बस, क्योंकि आपके पास Eg में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, -2.4 इंटू डेल नॉट, यही लिखेंगे बेटा आप। 6 4 24, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या पूछ रहा है बेटा, मैग्नेटिज्म। तो बेटा ये सब्सटेंस तो आपका डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। n, द वैल्यू ऑफ n इज 0, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये है बेटा आपके पास आपका सवाल, ये है बेटा आपके पास आपका सवाल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अब यही सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारा इसके लिए भी वैलिड होगा। अब तुमसे कोई पूछे कोबाल्ट है, ऑक्सलेट है, 3 है, 3 नेगेटिव है, या बेटा कोबाल्ट है, CN6 है ना, 3 नेगेटिव है, दोनों के लिए बेटा सेम ही आंसर होगा। इनके लिए भी बेटा आपका आंसर सेम ही होगा। अब ध्यान रहे यहाँ पर जो OX है वो आपका कौन है बेटा, ऑक्सलेट है। मैं क्लास में बहुत बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैं फिर भी बता देती हूँ, यानी कि C2O4 2 नेगेटिव है। OX का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सलेट है बेटा। द वैल्यूज ऑफ क्रिस्टल फील्ड, द वैल्यूज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज फॉर अ हाई स्पिन D6 फॉर द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का सवाल आई थिंक गलत आ गया है, इसको डिलीट करते हैं बेटा। ये देखो, डीजनरेट ऑर्बिटल्स फॉर क्रोमियम H2O6+3, है ना। डीजनरेट ऑर्बिटल्स तो बेटा आपको पता ही है, उसमें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो यही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है जब आपकी स्प्लिटिंग होती है, जब आपकी स्प्लिटिंग होती है किस में बेटा, Eg
और T2G की, तो ये बेटा हमेशा क्या होता है आपका dz² dx², माइनस दुनिया कोई भी कॉम्प्लेक्स ले आओ, इसका क्या किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करो बेटा यही रहेगा dxy dyz dxz, है ना। अब क्या होता है बेटा अगला सवाल, ये है तो जेई का बट मैं ले आई कोई बात नहीं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, है सवाल बोर्ड्स में भी आ सकता है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस, ठीक है। फॉर अ D4 मेटल आयन इन अ ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, कौन सी फील्ड है बेटा इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, है ना। अब इसने हमसे लो स्पिन हाई स्पिन बात तो करी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा मैं समझ गई, ये सवाल बेटा ऐसे नहीं है, बताते हैं आपको क्या कह रहा है ये। देखो बेटा केसेस तो अपने पास ये दो ही होंगे एक तो हो सकता है यार 1 2 3 4, या हो सकता है बेटा 1 2 3 4, ऐसे ही कुछ केसेस हो सकते हैं। तो जो ऊपर वाला केस है बेटा वो लो स्पिन का होता है जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है, इसमें बेटा क्या होती है पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G4 Eg 0 होती है, इसकी बेटा T2G3 और बेटा Eg 1 होती है, ऐसा कुछ आपके पास होता है। तो T2G4 Eg 0 ये गलत है क्योंकि ये आपका रॉन्ग है, T2G2 ये तो वैसे ही गलत है, T2G3 Eg 1 ये भी गलत है, और ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा ध्यान रहे, लो स्पिन हाई स्पिन। अगला आता है बेटा आपके पास, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका क्वेश्चन उसके साथ जोड़ के मैंने आपका करा है, कौन सा चैप्टर है अपना सॉल्यूशंस, है ना। तो कहता है बेटा इसमें से किसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है आयोटा KFM होता है, ये आपने इक्वेशन पढ़ी है किस में सॉल्यूशंस चैप्टर में। और जो डेल्टा TF होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, आयोटा क्या होता है बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। डेल्टा TF को आप क्या लिखते हो TF नॉट माइनस TF, यही लिखते हो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा, यानी कि TF की जो वैल्यू होती है वो आयोटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। आयोटा का मतलब क्या होता है बेटा सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने मिल रहे हैं। अब जब आप इसको तोड़ोगे तो कितने मिलेंगे बेटा कोबाल्ट H2O 5 बेटा Cl +2 Cl माइनस, तो यहाँ पर टोटल पार्टिकल्स कितने मिलेंगे बेटा 3 मिलेंगे, है ना। यहाँ पर आयोटा 3 हो जाएगा, यहाँ पर तो बेटा कुछ आयंस में ये टूटेगा ही नहीं तो इसकी तो बात ही मत करो, इसमें तो सबसे कम होगा। यहाँ बेटा COH2O4 Cl2 पॉजिटिव 1 प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ कितने पार्टिकल्स बेटा यहाँ 2 पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, 2 पार्टिकल, वाटर की तो बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पर वाटर तो न्यूट्रल होता है। COH2O6 Cl3 है ना बेटा, तो COH2O6 बेटा यहाँ पर कितना +3 Cl माइनस, तो यहाँ पर आपके पास 4 मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किस में मिल रहे हैं 4 में, तो बेटा इसका सबसे कम होगा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको देखना है ये पूरी की पूरी आपकी एक ही यूनिट रहेगी, है ना। तो इसका जो आयोटा है वो सबसे कम होगा, यानी कि बेटा इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ये एक ही यूनिट की तरह रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट आयोटा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका आयोटा सबसे मैक्सिमम इसके लिए होगा और इसके लिए बेटा सबसे कम होगा, इसके लिए सबसे कम, इसके लिए सबसे ज़्यादा। जितने पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट तुमको मिलेंगे, जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना ही कम सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ओके अब बेटा मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, आज का लेक्चर आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट था, आज का बेटा आपका लेक्चर आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मैंने आज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, उनको बहुत अच्छे से करना है ना, डिटेल में पूरा लेक्चर लिया है,
CUET का कुछ करना हो तुम्हें इवन किसी भी एग्जाम का बेसिक समझना हो, तुम्हें इस रिस्पेक्टिव लेक्चर से कर सकते हो आराम से, यू कैन डू। एक बच्चे का कमेंट था कि मैम क्या ये सब लेक्चर CUET के लिए सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है बेटा। अब कोई किसी का सवाल है कि मैम कोऑर्डिनेशन में और कितने लेक्चर लगेंगे, थोड़ा सा बेटा मुझे CFT के बारे में थोड़ा सा और बताना है, और फिर उसके बाद बस आइसोमेरिज्म में। तो हो सकेगा तो मैं शायद कल के ही लेक्चर में ख़त्म कर दूं, नहीं तो एक और लेक्चर, बस इतना ही है। 2 एक्स्ट्रा क्लास लेके हमने चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिर लास्ट में क्वेश्चन सेशन रखूँगी तो वहाँ पर उसमें क्वेश्चंस भी डालूँगी, ठीक है। ओके, और बस यही सब चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ही हम आपसे लेते हैं आज के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।